एवरीवन नमस्कार। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको जंक्शन लाइव। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पहला चैप्टर है आईईडी का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। सेकेंड ईयर में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 40 मार्क्स के आते हैं आईईडी से। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं ये बता देता हूँ। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्या क्या फीचर्स हैं। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, वीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, सेमी फ्यूडल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी से पूर्व, आज़ादी की पूर्व संध्या। ईव का मतलब ही होता है पूर्व संध्या। यानी अगर इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात की जाए तो हम 3 स्टेज में पढ़ते हैं इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हिस्ट्री है तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद करनी पड़ेंगी और कैसे याद करेंगे। ऐसा नहीं होता है। हिस्ट्री है, अगर आपसे जुड़ी हुई चीज़ है, कोई पुराने ज़माने में कोई बात हुई है जो आपसे खुद घटी हुई है, तो आप उससे कोरिलेट करके जानना चाहते हो कि ऐसा क्या हुआ, या उस टाइम पे क्या था, हमने क्या क्या सफ़र किया, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या सफ़र किया और आज हम उसके मुकाबले आज कहाँ खड़े। तो ये जानने के लिए हम उसको है उसके बिहाफ पे पढ़ते हैं। तो इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री अगर हम देखें तो 3 स्टेज में पढ़ते हैं। पहला स्टेज होता है प्री इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले। और दूसरा स्टेज है पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी 1947 आज़ादी के बाद। और तीसरा स्टेज आता है आफ्टर 1991। 1991 क्यों? 1991 एक ऐसा ईयर है जब इंडिया ने अपनी बहुत बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी, जिसको हम बोलते हैं एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है बेसिकली, वो हम आगे पढ़ेंगे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG, 3 पॉलिसी है जो आगे हम पढ़ेंगे इसमें। तो इंडिया ने अपने आज़ादी से पहले जो कुछ भी सफ़र किया है, जो कुछ भी फेस किया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर देखा जाए तो 190 साल की गुलामी थी इंडिया। इंडिया किसके अधीन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश रूल या फिर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल क्या होता है? क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल क्या होता है? एक कंट्री जब दूसरे कंट्री को रूल करती है, उस कंट्री पे उसका कंट्रोल होता है, तो वो सारे इकोनॉमिक डिसीजंस या इकोनॉमिक कंट्रोल वो अपने हाथ में रखती है। तो इंडिया वॉज कॉलोनियली गवर्न्ड बाय द ब्रिटिश, राइट। तो उसको बोलते हैं कॉलोनियल रूल। 190 साल की पूरी टेन्योर थी अंग्रेजों की। और 190 साल कैसे याद रखेंगे? 1757 में प्लासी का वार हुआ था, राइट, वेस्ट बंगाल से। प्लासी के वार के बाद वो इंडिया में आए और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए और धीरे धीरे पाँव पसारे पूरे इंडिया में। और 1947 में आज़ादी मिली। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दौर था टोटल, वो 190 ईयर्स का था, जिसको हम बोलते हैं कि इंडियन ने ब्रिटिश ने टोटल कितना यहाँ पे शासन किया? 190 साल, राइट। तो उस 190 साल में क्या क्या इंडिया ने फेस किया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आता है कि एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, या इनमें से कोई पर्टिकुलर पूछ दिया गया, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, यानी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो क्या क्या फीचर्स, क्या क्या चीज़ें थी, अब देखे जाए फीचर्स। पहला, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। व्हाट इज द स्टैग्नेंट इकोनॉमी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी बेसिकली क्या होता है कि उस दौरान क्या था कि नोबडी वाज बॉदर्ड अबाउट द जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी की क्या ग्रोथ हो रही है, कितना डेवलपमेंट है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं था। बट उस दौरान में कुछ रिवोल्यूशनरी टाइप के लोग थे, क्रांतिकारी थे, जो कि इकोनॉमिक क्रांति लाने के लिए वो नोटिस करते थे, जागरूकता फैलाते थे लोगों के अंदर। जैसे VKRV राव, एक नाम है VKRV राव, और सौरभ जी चटर्जी, और डिब्बी, ऐसे ढेर सारे नाम थे। RC देसाई एक बहुत बड़ा नाम था। इन लोगों ने क्या किया कि लोगों को जागरूक किया कि भाई देखिए, जितनी तेज हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए उतनी है नहीं।
तो लोगों के अंदर एक जागरूकता आए, राइट। और स्टैग्नेंट इकोनॉमी इसलिए कहा जाता है कि बिल्कुल जो थी वो एकदम स्थिर, नीरस, डिसअपॉइंटिंग, मतलब कोई बहुत ज़्यादा उसमें लोगों को ग्रोथ नहीं दिखता था। और ग्रोथ के नाम पे क्या था, जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो 2%, 2.0% ये एनुअल ग्रोथ थी, जो आज के डेट में आज से कंपेयर किया जाए तो बहुत स्लो था, जबकि उस समय चांस भी था बहुत कुछ करने का। लेकिन जीडीपी की ग्रोथ कितनी थी टोटल, जीडीपी की ग्रोथ 2.0 यानी 2% की जीडीपी ग्रोथ थी। और पर कैपिटा इनकम का तो बहुत बुरा हाल था, 0.5% पर कैपिटा इनकम था सालाना, पर कैपिटा इनकम, PCI, पर कैपिटा इनकम 0.5, राइट। तो हम कह सकते हैं कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, बिल्कुल नीरस, बिल्कुल स्लो, बहुत कम ग्रोथ थी, बैकवर्ड इकोनॉमी। दूसरा फीचर आता है बैकवर्ड इकोनॉमी, यानी आज़ादी से पहले अंग्रेजों के ज़माने में क्या था कि इकोनॉमी हमारी जो थी, इकोनॉमिक कंडीशन था, हम किसी भी इकोनॉमी को अगर हम मेज़र करें या उसकी परफॉर्मेंस को हम देखें, परफॉर्मेंस के लिए क्या सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो जीडीपी की ग्रोथ होती है, पर कैपिटा इनकम होती है। ये तो आपने देख लिया कि कितना कम था उस समय। तो बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों थी, बैकवर्ड इकोनॉमी क्योंकि हम अगर देखें सालाना जो पर कैपिटा इनकम हुआ करता था वो बहुत ही कम था, 230 रुपीज़ पर एनम, 230 रुपये पर एनम। कैन यू बिलीव इट, बहुत कम था, राइट। बैकवर्ड इकोनॉमी के कई रीजंस थे, क्योंकि उनको कोई बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं था, और शोषण, इसी को तो बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन, जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं थी। तो बहुत कम, 230 रुपये देखा जाए सालाना इनकम अगर है तो बहुत कम होता है, राइट। अब तीसरा फीचर है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर यानी पूरी जीडीपी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता था एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा लोग, एग्रीकल्चर में ज़्यादातर लोग एंगेज हुआ करते थे, यानी 72%। अगर आपको ये डाटा नहीं याद होता है तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि मोर देन 70% पीपल वर एंगेज इन एग्रीकल्चर। और उन 70% टोटल पॉपुलेशन के लोग, यानी ये एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन होता था, ठीक है, ये 50% कंट्रीब्यूशन इनका जीडीपी में था। यानी कितना, 72% लोग, पूरे पॉपुलेशन के 72% लोग एग्रीकल्चर में एंगेज थे, ऑक्युपाइड थे, और एग्रीकल्चर का 50% जो था वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। तो आप कह सकते हो कि पूरी इकोनॉमी जो थी वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द थी, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी, राइट। और अब आते हैं ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों कहते हैं, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब वेरी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के नाम पे क्या था, चूँकि ब्रिटिश के आने से भी पहले हमारी इंडस्ट्री जो थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा उसको रिकग्निशन मिला था। 70% से ज़्यादा कवरेज पूरे वर्ल्ड के मार्केट पे था हमारा इंडिया का, राइट, ब्रिटिश के आने से पहले। लेकिन उस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को इन लोगों ने धीरे 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 अपने डूबियस टैक्सेशन पॉलिसी से और भी कई ऐसे इनकी पॉलिसीज थी उसकी वजह से धीरे धीरे तबाह कर दिया, रुइंड हो गई पूरी हमारी ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और जो कुछ इंडस्ट्री उन्होंने सेटअप भी किया तो नाम मात्र की थी। तो कह सकते हैं कि ब्लीक इंडस्ट्री, बहुत से ऐसे इंडस्ट्री उन्होंने लगाए, लेकिन वो आते आते काफ़ी लेट हो चुका था। तो जब आज़ादी की लड़ाई काफ़ी तेज़ी से फैल चुकी थी, जब ऐसा लगा कि अब यहाँ से अब ये जाने वाले हैं, उस दौरान की बात है, यानी ये 20th ऑफ सेंचुरी में ये सारी चीज़ें हुई, अर्ली 1900 समथिंग में। तो it was quite a disappointing situation of the industry if you talk about British government, right? Bleak industrialization इसे कहते हैं। Now heavy dependence on imports। हैवी इंडिपेंडेंस क्यों, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो होती थी वो हम आस लगाए बैठते थे कि बाहर से कोई सामान आएगा तो हम यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन तो होता ही नहीं था। इंडिया के ज़्यादातर लोग तो एग्रीकल्चर में लगे थे, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में एंगेज होने की वजह से जो बचते थे वो कुछ थोड़ा बहुत उनके इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, अदरवाइज़ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ बर्बाद हो चुकी थी। तो मैक्सिमम जो यूज़ करने वाली जो चीज़ें हैं वो हम देखते थे उनकी तरफ कि कहाँ कब बाहर से सामान आएगा हम यूज़ करेंगे। उनमें ज़्यादातर चीज़ें थी बाइसाइकिल, सेविंग मशीन, और भी कुछ फिनिश गुड्स जो थे, जैसे कपड़े वगैरह आते थे, कॉटन यहाँ से जाता था, कपड़े वहाँ से आते थे, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट रहा करते थे। क्योंकि मशीन मेड होती थी तो सस्ता, मार्केट में सस्ती बिकती भी थी, राइट। हैवी डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट्स। नाउ नेक्स्ट वन इज लिमिटेड अर्बनाइजेशन।
अर्बनाइजेशन क्या होता है? अर्बनाइजेशन ये होता है कि प्रोसेस के तहत कैसे शहर बनाया गया, यानी गांव से शहर की तरफ बनाया गया। अब गांव से शहर बनाना ही एक तरह से डेवलपमेंट का मतलब होता है। डेवलपमेंट का ये मतलब ही होता है कि अर्बनाइजेशन, भाई सड़कें हैं, बिजली है, इंडस्ट्रीज हैं, कुछ स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये खुलेंगे, शहर अपने आप हो जाएगा। तो उस दौरान अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें तो 14% सिर्फ शहर में लोग रहते थे। अर्बनाइजेशन के नाम पे ओनली 14% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी इतने ही लोग शहरों में रहते थे, राइट। तो इसको कह सकते हैं ये भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। अब सेमी फ्यूडल इकोनॉमी एक स्ट्रक्चर है, सेमी फ्यूडल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया आज भी सेमी फ्यूडल इकोनॉमी को लेके चलती है। बट तब भी थी, आज भी है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि उस समय एक्सप्लॉयटेशन के दौर से गुजरते थे और इस समय सरकार अपनी है। सेमी फ्यूडल होता क्या है बेसिकली? इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट वो इकोनॉमी जहाँ पे कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति डिसीजन लेते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। और इसमें क्या होता है, सोशलिस्ट में क्या होता है, यही तीनों व्यवस्था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये कैपिटलिस्ट नहीं लेते बल्कि वहाँ की सरकार लेती है, राइट, डिसीजन। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया में आज भी है ऐसा, हम पढ़ तो रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, लेकिन आज भी वो व्यवस्था वैसे ही है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इस समय अपनी हुकूमत होती है, अपना संविधान है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपनी सरकार होती है। और उस दौरान हम एक्सप्लॉयटेशन पे रहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। इससे इसका ड्रॉबैक ये हुआ कि ब्रिटिश जो थे वो ब्रिटिशर्स रूल करते थे, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है उनका डिसीजन होता था। अब क्या बनाने में है, कॉटन बनाओ, इंडिगो बनाओ, जिससे वो यहाँ से रिसोर्सेज लेके जाते थे बाहर अपने देश में, और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स लेके आते थे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे करते थे। तो कहा जाता है कि जिस देश से रिसोर्सेज बाहर जाए, अलग देशों में जाए, उस देश का तो बर्बादी तय है, राइट। और एक नाम है जॉन सुल्लिवन, इन्होंने तो यही कहा था कि और पॉलिसी वर्क्स लाइक लाइक अ स्पॉन्ज। इंडिया में हम इंडिया से अच्छी अच्छी चीज़ों को निकालते हैं और अपने देश में उसको लेके आते हैं, यानी टेम्स के किनारे। तो उसका स्टेटमेंट था, आई स्टिल रिमेंबर दैट स्टेटमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये फीचर्स हैं, इसको थॉरोली याद कर लो। कुछ डाटा है, उस डाटा को आप याद कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डाटा है नहीं, इन डाटा पे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो प्लीज़ करें। और आगे इसके बाद हम नया वीडियो डालने वाले हैं, बहुत जल्दी इंफॉर्मेटिव रहेगा। आई होप यू विल गेट वेरी इंफॉर्मेटिव नॉलेज हियर। थैंक यू सो मच।